सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण बस हादसा, 29 यात्रियों की मौत की खबर, कई जख्मी। लखनऊ से दिल्ली आ रही बस नाले में गिरी, राहत और बचाव का काम जारी। कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार का संकट और गहराया, बागी 13 विधायकों का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस नेताओं की ओर से बागी विधायकों को मनाने की कोशिशें जारी। बीजेपी ने कहा मंगलवार को स्पीकर के निर्णय के बाद ही पार्टी तय करेगी आगे की रणनीति। आम बजट 2019-20 पर लोकसभा में आज से होगी चर्चा की शुरुआत। अर्थव्यवस्था को लेकर विभिन्न दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। एनआईए को अधिक अधिकार देने वाले बिल और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून में संशोधन बिल समेत 8 विधेयक भी आज सदन में किए जाएंगे पेश। राज्यसभा के एजेंडे में आधार कानून में बदलाव से जुड़ा विधेयक शामिल। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को और प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर भी सदन में होगा विचार। दोनों विधेयकों को लोकसभा से मिल चुकी है मंजूरी। और विश्व कप में शानदार प्रदर्शन से आईसीसी वनडे रैंकिंग में कोहली और बुमराह का जलवा। कप्तान विराट बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में शीर्ष पर बरकरार। विश्व कप सेमीफाइनल के लिए मैनचेस्टर पहुंची टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के साथ मंगलवार को होगा मुकाबला। आगरा के करीब यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। बस आगरा में एक्सप्रेसवे पर झरना नाला में जा गिरी है और बस में 40 लोग सवार थे। ये बस लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। हादसा एतमादपुर थाना क्षेत्र में हुआ। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। बात कर्नाटक की, जहां कुमारस्वामी सरकार का संकट बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के 9 और जनता दल एस के 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट जारी है। सत्तारूढ़ जेडीएस और कांग्रेस सरकार बचाने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सरकार बचाने के लिए मसले सुलझाने के प्रयास शुरू कर दिए और इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं। हालांकि इस बीच बागी विधायकों ने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के बागी विधायक ने कहा है कि इस्तीफा वापस लेने का सवाल ही नहीं है। We are 10 MLAs here. Totally 13 MLAs. Resignation letter to Speaker and inform to Governor. 13 MLAs. All 13 MLAs are together. No question of going back to Bangalore and withdraw the resignation. We are all 13 MLAs together. और अपनी सरकार को खतरे में देखकर मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी रविवार को विदेश से लौट आए। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के देश वापस लौटने के बाद से बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर मंथन कर रहे हैं कि अगला कदम क्या हो। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ने राजनीतिक संकट पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है और बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया करेंगे। बैठक में गठबंधन सरकार को बचाने के उपायों पर चर्चा होगी। विधायकों को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेने को गंभीरता से लिया जाएगा। कांग्रेस और जेडीएस के विद्रोही विधायक मुंबई में हैं। उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया जा रहा है। पार्टी हालात की समीक्षा कर रही है। Of their party leaders, and we'll also have call a party leaders. We'll sort it out this issue. I have confidence that things will cool down immediately. So government will run smoothly, sir. We have to, in the interest of the nation and in the interest of both the parties,
we have to do that, we will do that. वहीं बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि मंगलवार को स्पीकर के निर्णय के बाद ही पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस जनता दल एस गठबंधन सरकार के संकट में उनकी कोई भूमिका नहीं है और वो दूर से इस पर निगाह रख रहे हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट के लिए कांग्रेस जेडीएस को ही जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस में बड़े स्तर पर इस्तीफे उनके गठबंधन में अंदरूनी कलह का परिणाम है। This is a basically unholy alliance, and they are trying to. Mr. Siddaramaiah is behind it, and Congress party as a whole, they are trying to throw out Mr. Kumaraswamy by doing all this drama. So we are watching it at this point of time. I don't want to say anything much, but this is the game plan of Congress party to oust Devegowda and family. Devegowda and family should understand this reality. 224 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 118 सीटें हैं। अब अगर त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए तो उनके सामने बहुमत खोने का संकट पैदा हो जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के 105 विधायक हैं। जेडीएस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मंत्रालयों के आवंटन और लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की भारी जीत के बाद असंतोष और बढ़ गया है। विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार का कहना है कि सरकार गिरती है या बचती है, इसका फैसला विधानसभा में होगा और विधानसभा का सत्र 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। संवाददाता पंचनन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंचनन, कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार का संकट हम देख रहे हैं और गहराता जा रहा है। जो बागी विधायक हैं उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बागी विधायक भी अपना रुख साफ कर चुके हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि स्पीकर के फैसले के बाद वो अपना अगला कदम तय करेगी। क्या संभावनाएं दिख रही हैं फिलहाल? तो कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार का संकट और गहरा गया है। पंचनन, आपसे जानना चाहेंगे क्या संभावनाएं फिलहाल कर्नाटक की स्थिति को देखकर लग रही हैं आगे? प्रीति, देखिए, कर्नाटक जो है एक बार फिर अस्थिरता की चपेट में है और कर्नाटक के लिए ये कोई नई स्थिति नहीं है। इसके पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है जब इस तरह की अस्थिरता वहां देखने को मिली। अब फिलहाल स्थिति ये है कि जो 13 विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस और जेडीएस दोनों को मिलाकर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार करेंगे? और दूसरी बात यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष ने ये बोल दिया है कि अब ये फ्लोर पर ही इसका फैसला होगा, तो उसके पहले क्या कांग्रेस उनको मना पाने में सफल होगी? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जब मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी लौटे हैं अमेरिका से, उसके बाद फिर से नए सिरे से कोशिश की जा रही है कि जो ये डिसिडेंट यानी कि जो असंतुष्ट विधायक हैं, इनमें से कई को प्रलोभन भी दिया जाए और मंत्री बनाने की बात भी कही जा रही है, और जिससे कई मौजूदा जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे लेकर इनको ये कैबिनेट की बर्फ देने की बात की जा रही है। लेकिन अब ये जो 13 विधायक हैं जेडीएस और कांग्रेस के मिलाकर, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है तो किसी न किसी रणनीति के तहत ही दिया होगा, क्योंकि वहां विक्ट्री का मार्जिन बहुत कम रहा था। हमने देखा था कि पिछले साल जब चुनाव हुआ था तो 224 सीटें थी, उसमें बहुत कम मार्जिन, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 105 सीटें जीत कर आई थी, और उसके बाद दोनों जो पार्टियां हैं कांग्रेस और जेडीएस, उनकी सीटें कम थी, लेकिन मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी कि बीजेपी कहीं यह सरकार बना न ले। लेकिन हुआ यही ठीक उनकी कहा, आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अस्थिरता का शिकार हो सकती सरकार, और एक साल के भीतर ही यह स्थिति लगभग आ गई। अब स्थिति यह है कि बातचीत चल रही है मुंबई में भी और बेंगलोर में भी इन असंतुष्ट विधायकों को मनाने की, और कांग्रेस ने अब एक सर्कुलर जारी किया है कि उसके सारे विधायक हाजिर हों 9 तारीख यानी कल। अब ये विधायक अगर कल आते हैं, क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल पाता है, तो हो सकता है कि सरकार बच जाए, और अन्यथा ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 13 विधायकों का एक समूह में एक साथ फैसला लेना कि वो विधानसभा ये पार्टी को छोड़ेंगे और इस्तीफा दे देंगे, ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है। और अब ये देखना होगा कि विधानसभा के अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, और इनकी जो आपस में बैठक है कांग्रेस और जेडीएस की, ये क्या कोई इसका फैसला निकल पाता है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन फिलहाल इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब बात करेंगे संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र के चौथे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और लोकसभा के एजेंडे में आज आम बजट से जुड़ा वित्तीय कामकाज भी शामिल है। सदन में 2019-20 के आम बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी और आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इस दौरान सांसद अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव के साथ आर्थिक क्षेत्र की चिंताओं पर भी वित्त मंत्री का ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार
और सुझाव रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को 2019-20 के लिए आम बजट पेश किया था। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इसमें 10 साल का विजन और 5 साल के लक्ष्य तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम बजट को नए भारत के निर्माण का बजट बताया है। वहीं राज्यसभा में आम बजट पर सामान्य चर्चा 9 से 11 जुलाई के दौरान प्रस्तावित है। ऊपरी सदन में आम बजट से संबंधित कामकाज 24 जुलाई तक संपन्न हो जाएगा। राज्यसभा में 15 से 18 जुलाई के बीच 4 बैठकों में विदेश, गृह, आयुष और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी। उच्च सदन 22 जुलाई को 2019-20 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक विचार करके लौटाने का प्रस्ताव है, जबकि 23 और 24 जुलाई को वित्त विधेयक संख्या 2 पर विचार करके उसे लौटाया जाएगा। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज आधार कानून में बदलाव से जुड़े विधेयक पर विचार होगा। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। आपको बता दें कि विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक इस संबंध में सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। संशोधन में आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इकाइयों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में आज दंत चिकित्सक संशोधन बिल 2019 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हर्षवर्धन विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए दंत चिकित्सा कानून 1948 का और संशोधन किया जाना है। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं लोकसभा में आज 8 अहम विधेयक पेश किए जाने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डीएनए प्रौद्योगिकी और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 पेश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 विधेयक पेश करेंगे। इनमें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन विधेयक 2019, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पेश करेंगे। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 पेश करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 पेश करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पेश करेंगे। तो आज से संसद सत्र के चौथे हफ्ते की शुरुआत हो रही है। कृति मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कृति, आज चौथे हफ्ते की शुरुआत है और आम बजट 2019-20 पर लोकसभा में आज से चर्चा की शुरुआत होगी। तमाम जो सांसद हैं अपने अपने विचार रखेंगे। वहीं अगर देखें तो 8 बिल आज सदन में लोकसभा में पेश किए जाएंगे। कितना अहम आज लोकसभा की बात करें तो आज का दिन रहने वाला है? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर लोकसभा की बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो आज इंट्रोड्यूस होंगे, चाहे वो एनआईए अमेंडमेंट बिल हो ताकि एनआईए को और ज़्यादा पावर्स मिल सकें टेररिज्म रिलेटेड केसेस पर काबू पाने के लिए, और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल या फिर डीएनए टेक्नोलॉजी बिल। कई इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। वहीं जनरल डिस्कशन होगा बजट पर। देखिए प्रीति, जिस तरह से सरकार ने बजट पेश किया और भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक विजन सामने दिखाया, हर सेक्टर पे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से सरकार की रणनीति है उस पर आज जनरल डिस्कशन होगा। बजट पर सभी दल अपना अपना मत रखेंगे, तो कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण दिन आज लोकसभा में। जी प्रीति, ठीक है। अब राज्यसभा की बात करें तो आम बजट पर चर्चा 9 तारीख से होनी है, लेकिन एजेंडे में आधार कानून में बदलाव से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को और प्रभावी बनाने वाला विधेयक भी सदन में विचार होगा इस पर।
और दोनों विधेयकों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। कृति, राज्यसभा में किस तरह से अहम रहेगा आज का दिन? जी हाँ प्रीति, देखिए लगातार सरकार कहती आई है कि जो आधार है वो बेहद ज़रूरी है और सरकार ने ये भी कहा है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार बचत कर चुकी है जो बोगस एलपीजी कनेक्शंस या फिर राशन कार्ड हो। इसके साथ ही साथ जो लगातार आधार का ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तकरीबन 2.5 करोड़ आधार का रोज ऑथेंटिकेशन हो रहा है और सरकार का कहना है कि जिस तरह से ये पूरा आधार का इकोसिस्टम है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया गया है और इसके लिए जो प्रिवेसी है उसको भी अपहोल्ड करने के लिए काफ़ी कदम उठाए गए हैं। तो ये जो बिल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आधार अब इसके बाद से ऑप्शनल हो जाएगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए या फिर मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए और सरकार का ये भी कहना है कि इससे पूरा जो आधार का इकोसिस्टम है वो काफी मजबूत होगा और साथ ही साथ अगर कोई भी वायलेशन होगा तो उसमें कड़ी सजा का भी इस बिल में प्रावधान है। और साथ ही डेंटिस्ट अमेंडमेंट बिल भी आज राज्यसभा में डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इस बीच तमिलनाडु से राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 18 जुलाई को मतदान होगा। तमिलनाडु से राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। वहीं कनिमोझी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण 1 सीट खाली हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत को अपने प्राचीन ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कल दिल्ली में विवेकादीपिनी पुस्तक के लोकार्पण समारोह में कहा कि ऐसा वर्ग सृजित करने की आवश्यकता है जो वास्तविक भारतीय दर्शन को पेश कर सके। उन्होंने कहा कि भारतीय सौभाग्यशाली हैं कि आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने देश के नैतिक मूल्यों की नींव रखी है। We have to spread that knowledge. We have to take it out and then pass on this knowledge to our children, to the new generation, so that they can lead a happy life. We have a vast treasure in our country. It is a treasure whose positive impact has been left around the globe. It is a treasure that constantly inspires us to be at global level the voice of peace, of ethical conduct and sustainable development. It is the path of dharma, the path that sustains us and makes us follow a path that is good not only for ourselves but for the whole humanity and the entire planet. We must rediscover this ancient knowledge, which sometimes tends to become unseen and unheard and therefore not fully understood. If we don't know about this treasure, we lose a vital link with the past. We lose the ability to enrich our present. We need to build the link to the noble thought process, adopt it to our contemporary life context. Adi Shankaraji's works are among the finest literary works in world literature, apart from their extraordinary depth in terms of spiritual insights. They enlighten us and enthrall us. They and other noble thoughts of Indian seers, Swamijis, Sadhus, strengthen the ethical pillars of our society. But this can happen only through awareness, study, and what more important, internalization and behavioral change. The verses in this book contain universal truth. They are the starting points of reflection. For example, verse 16, the question is, who is your friend? The reply is, one who does not allow you to commit sin is your best friend. राजस्थान विधानसभा में रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश और राज्य हित में विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को विधायी चर्चा के दौरान पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपरा कैसी होनी चाहिए, ये उन्होंने विधानसभा से सीखा। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में कानून बनाते समय सार्थक चर्चा की जरूरत बताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा जितनी ज्यादा चलेंगी, सरकार उतनी ही जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी। सदनों में ज्यादा प्रश्न उठाए जाने से संबंधित मंत्रियों को अपने विभागों की अच्छी तरीके से समीक्षा करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई हस्तियां मौजूद थी। जितनी विधानसभा लोकसभा ज्यादा चलेगी,
उतनी सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता बनेगी। मेरा तो इतना भी अनुभव है कि जितने प्रश्न जिस मंत्री के आएंगे वो मंत्री, माननीय मंत्री भी डिपार्टमेंट का रिव्यू ठीक कर पाएगा। जब सदस्य के प्रश्न आते हैं तो पूरे डिपार्टमेंट को देखता है कि मुझे आज जवाब देना है, तो पूरे डिपार्टमेंट को समझने की कोशिश। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। 19 दिनों तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती और किसानों के कर्ज माफी सहित अन्य मुद्दों पर कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी सदन में मजबूती से सवाल उठाए जाएंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद आज पहला बजट पेश किया जाएगा। साथ ही तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की कल दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान इस तरह चलाया जाएगा कि पार्टी समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि अभियान 10 करोड़ लोगों को शामिल करने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। वहीं कांग्रेस में इस्तीफों का दौर अब भी जारी है। अब पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा ना हुआ हो, मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाएंगे। जहां इसरो ने चंद्रयान 2 सैटेलाइट की पहली तस्वीर जारी की है। यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई को लगभग आधी रात को रवाना होगा। इसका वजन 3.8 टन है और यह 1000 करोड़ का मिशन है। GSLV Mark 3 रॉकेट इसे लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। प्रक्षेपण के बाद उपग्रह चंद्रयान 2 को कई हफ्ते लगेंगे और फिर वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सितंबर के पहले हफ्ते में उतरेगा। खास बात यह है कि चंद्रमा का वो हिस्सा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं उतरा है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान कल देर रात भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। वो व्यापार और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और एक कारोबारी बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा दोनों पक्षों के लिए अपनी विस्तृत कूटनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश करने का भी मौका उपलब्ध कराएगी। विश्व शक्तियों के साथ 2015 में हुआ परमाणु समझौता संकट में पड़ने के बाद अब ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन के स्तर को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही ईरान ने कहा कि इसके यूरेनियम संवर्धन की कोई सीमा और मात्रा नहीं होगी और वो इसे किसी भी स्तर पर ले जाएगा। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के नवीनतम विस्तार, अलगाव और प्रतिबंधों को बढ़ाएगा। दुनिया भर के देशों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए संवर्धन का स्थायी मानक को तय करना चाहिए। और अब बात खेलों की। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन से आईसीसी वनडे रैंकिंग में कोहली और बुमराह का जलवा कायम है। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा विश्व कप में अपने शानदार फॉर्म के कारण आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग तालिका में अपने कप्तान विराट कोहली के करीब पहुंच गए हैं। कोहली ने बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा काबिज हैं। विराट कोहली की 891 रेटिंग अंक है, रोहित के 885 अंक हैं। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष पर अपना स्थान मजबूत कर लिया है। विश्व कप में 17 विकेट लेने के कारण वो दूसरे नंबर पर काबिज न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट से 56 अंक आगे निकल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स तीसरे, केगिसो रबाडा चौथे और इमरान ताहिर 5वें स्थान पर हैं। वहीं क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से कल होने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया मैनचेस्टर पहुंच गई है। दोनों ही टीमें कड़ा अभ्यास कर रही हैं। ये भारत का 7वां विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 11 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड आमने सामने होंगे। भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान
हासिल किया है। वहीं पोलैंड में कुतनो एथलेटिक्स मीट में भारत की स्प्रिंटर धावक हिमा दास ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हिमा ने 23.97 सेकंड में ये रेस जीती है। इस रेस में भारत की ही वीके विस्माया दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 24.06 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक अपने नाम कर लिया। स्पेन ग्रां प्री कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय महिला पहलवानों ने 2 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीते हैं। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट और दिव्या काकरान ने स्वर्ण पदक जीता। सीमा, पूजा ढांडा, मंजू और किरण ने रजत पदक हासिल किया। अमेरिका ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए नीदरलैंड्स को 2-0 से मात देकर फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अमेरिका के लिए दिग्गज मेगन रेपिनो और रोज लावेले ने गोल दागे। रेपिनो ने पेनल्टी जबकि लावेले ने फील्ड गोल किया। अमेरिका का यह चौथा फुटबॉल महिला विश्व कप खिताब है। दूसरी तरफ ब्राजील ने पेरू को हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का 9वां खिताब जीत लिया है। ब्राजील ने फाइनल में पेरू को 3-1 से शिकस्त दी। ब्राजील की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। बात टेनिस की करें तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज राउंड 16 के मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी दिविज शरण पुरुष युगल में ब्राजीली जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर आज ब्राजील के मार्सेलो मेलो और पोलैंड के लुकास कुबोत की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से भिड़ेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। मानसून लगभग पूरे देश में आ गया है, लेकिन मौसम विभाग के 3/4 उपमंडल अब भी कम बारिश होने वाली श्रेणी में हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने के शुरू में मानसून की कमी 33% थी, जो घटकर 21% हो गई है। देश के किसी भी उपमंडल में बड़ी कमी दर्ज नहीं की गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश के 91 प्रमुख जलाशयों में से 62 जलाशयों में पानी का स्तर 80% असामान्य भंडारण से नीचे है। विभाग के 4 मंडल है जो 36 उपमंडल में विभाजित हैं। इनमें से 24 उपमंडलों में कम बारिश हुई है। सबसे कम बारिश पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में हुई है, जहां 36% कम वर्षा हुई। इसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीप आता है, जहां 30% कम बारिश हुई। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।